हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल द फीडियाज एकेडमी में। कपिल संडीला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही है और आप अप टू द मार्क ऑप्टिमम अपनी एनर्जी का यूज कर रहे हैं। और जितना तैयारी आपको जितना टाइम आपको पढ़ना चाहिए एनर्जी को बनाए रखते हुए उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं। एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, फोकस तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो आप सभी को डेली पढ़ना है। सबसे बड़ी बात तो यही है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और साथ ही के साथ आपको एक टारगेट बना के पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो टारगेट को कंप्लीट कीजिए, डेली टारगेट को अचीव कीजिए, तभी आपकी तैयारी अच्छी बन पाएगी। कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते, कभी ज़्यादा पढ़ते कभी कम पढ़ते हैं। एक मीडियम सी रेंज बना लीजिए। मीडियम रेंज बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, मीडियम में आपको ना तो लोड होगा और ना ही आपका जो तैयारी है वो कम होगी। तो आप मीडियम तो बना के रखिए, कोई टारगेट अचीव कीजिए। हाँ, उसके बाद आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की क्लासेस जो आपकी तैयारी है वो अच्छे से चल रही है। सभी जो अपने सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। एग्जाम, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको किसी फेवरेट सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना होता। आपको सभी को थोड़ा थोड़ा जितने भी पार्ट होते हैं किसी एग्जाम के अंदर सभी पार्ट पे फोकस करना है। ठीक है, वो सभी पार्ट को आपको कम से कम एवरेज तक तो लेके आना ही है। फिर उसके बाद फेवरेट जो होता है वो तो फिर आप उसमें तो ज़्यादा नंबर लेते ही हैं। तो कभी कभी हमें कुछ ही पार्ट को पढ़ते रहते हैं। अपनी वीकनेस है उन पे भी फोकस कीजिए। वीकनेस जो है आपकी जिन टॉपिक में है, जब आप टेस्ट देंगे उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी लगाइए। तैयारी का यही तरीका होता है कि आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट से आपको अपनी कमियां पता चल जाती हैं। एक आध पॉइंट कोई वीक रह गया वो पूरा हो जाएगा, कोई टॉपिक वीक रह गया वो भी पूरा हो जाएगा। तो आपको ये बेनिफिट करेगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, द फिडियाज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और साथ ही साथ बेल आइकन जो होता है उस बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारी सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप फेसबुक पे और टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आपको लिंक पे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम का वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जिससे आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो हेल्प है, प्रैक्टिस सेट्स है या नोट्स है वो आपको मिलते रहे। ठीक है, आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड करके आप केवीएस या डीएसएसबी से रिलेटेड अगर तैयारी करते हैं तो उससे रिलेटेड आप फ्री क्लासेस भी वहाँ दे सकते हैं, डेमो क्लासेस दे सकते हैं और आप कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन। आज फिर हम 15 क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं। ठीक है, हमने रेंज बनाई है कि साइंस के और ईवीएस के 15 क्वेश्चन हमने शुरू कर दिए हैं। जब हम इस पे स्टेबल हो जाएंगे, रेगुलर हो जाएंगे तो उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया डज नॉट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में नहीं होती है? मोलिकुलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, वाटर या एलिमेंटल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन तो एलिमेंटल फॉर्म में एटमॉस्फेयर में होती ही है, लेकिन इसको डायरेक्टली कंज्यूम फिर प्लांट्स नहीं कर पाते। ठीक है, वो नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स के रूप में इसको लेते हैं, तो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाते। इसलिए हमें खाद डालनी पड़ती है, खासतौर से यूरिया। आपने देखा होगा यूरिया जो डाला जाता है खेतों में उसमें नाइट्रोजन ही सबसे ज्यादा होती है, 46% नाइट्रोजन उसके अंदर होती है। ठीक है, तो हमें एक्सटर्नल इनपुट देना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि जैसे सूडोमोनास है, वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं उसको फिक्स कर देते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के रूप। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है और इसी फॉर्म में पौधे उसको कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया किसकी उपस्थिति में काम नहीं कर सकते? तो इसका सही आंसर होगा एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। इस रूप में वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा रिमाइंड कर रखना पड़ेगा कि ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन, इसको काउंट करेंगे। उसके बाद है वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के अणुओं को किसके द्वारा नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में परिवर्तित किया जाता है? द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल present in air can be converted into nitrates and nitrite by what? A biological process of nitrogen fixing bacteria present in the soil। ये कुछ हो सकता है। A biological process of carbon fixing factor present in the soil, तो कार्बन साइकिल का पार्ट हो गया। कार्बन जो साइकिल है, CO2 से वापस ऑक्सीजन निकल जाना, कार्बन में ग्लूकोज में कन्वर्ट जाना, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का तो रोल है ही नहीं, ये तो हमारा ऑप्शन ही कट रहा है। एनी ऑफ द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजन कंपाउंड, ये भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसने क्या पूछा है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सोइल इन द एयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट बाय। देखिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस से कन्वर्ट होते हैं। द प्लांट्स यूज्ड एज सीरियल क्रॉपिंग फील्ड, खेतों में अनाज फसलों के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले पौधे इसको फिक्स करते हैं, ये नहीं है। असल में लेग्यूम प्लांट्स होते हैं।
ठीक है, द्विबीजपत्री प्लांट होते हैं, उनकी जड़ों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उनके लिए तो हम कह सकते हैं। लेकिन अनाज की फसलों ने, दलहन फसलों के अंदर लिए हम कह सकते हैं कि वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि उनकी जड़ों में वो बैक्टीरिया होते हैं। तो हमारा सही आंसर हो गया ए। सबसे अच्छा आंसर जो अगर देखें तो वो यही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या अमोनिया। मीथेन आपने देखा है सेकंड मोस्ट कंट्रीब्यूटर है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फर्स्ट मोस्ट कंट्रीब्यूटर है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसी में काउंट होती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड रेडिली ऑक्सीडाइज होके CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। अमोनिया इज द राइट आंसर, क्योंकि यही वो है गैस जो कि कार्बन डाइ सॉरी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ट्रैप नहीं करती हीट रेडिएशन को, और पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने में कंट्रीब्यूट नहीं करती। विच स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इन द कार्बन साइकिल, कौन सी स्टेप कार्बन चक्र में शामिल नहीं है? देखिए, कार्बन का चक्र चलता है, ठीक है, वो किस फॉर्म में कहाँ पर पहुंचता है, उस अपने फॉर्म बदलता रहता है और वापस सर्कुलेशन में कार्बन यूज होता रहता है। तो कार्बन CO2 को यूटिलाइज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर इसको इन्वॉल्व कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स क्या करते हैं, उसको खाते हैं और फिर रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन के द्वारा एक और चीज हो जाती है, क्या, रेस्पिरेशन के द्वारा CO2 बाहर निकल जाती है, तो CO2 वापस पहुंच गई। दूसरा तरीका ये है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल, जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों के अंदर भी कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। ये कार्बन कंटेंट जब इसको पेड़ पौधे जमीन के अंदर धस जाते हैं तो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं हजारों सालों के बाद। तो ये जीवाश्म ईंधन जो है फॉसिल फ्यूल है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। पानी के अंदर अगर कोस्टल एरियाज में जो जो ये लिविंग बींग्स के जो रिमेन्स है वो अगर दफन होते हैं पानी के, तो वहां पर हाइड्रोकार्बन के रूप में पेट्रोलियम बनता है, ठीक है। और अगर जमीनी एरिया में है तो वहां पे कार्बन कंटेंट के साथ कोल बनता है, तो इनकी बर्निंग से भी CO2 निकलती है, ठीक है। तो ये कार्बन चक्र का ही पार्ट है। अब यहाँ पर एक टर्म दी गई है रेस्पिरेशन, सॉरी ट्रांसपिरेशन। तो ये ट्रांसपिरेशन क्या है, पौधों के पत्तों के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, ऐसी सेल होती है, स्पेशल सेल, जो जिनकी पोर ओपन होती है, ठीक है। तो इस स्टोमेटा से वाटर का वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर्स के रूप में छोड़ दिए जाते हैं। 70% जो वाटर कंज्यूम किया जाता है, लगभग 70%, हायर प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ, हायर प्लांट्स में जो वाटर कंज्यूम किया जाता है उसका लगभग 70% वाटर वेपर्स के रूप में दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसमें कहीं पर भी आपने देखा होगा कार्बन का जिक्र नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन होल में, ओजोन होल का क्या मतलब है? ए लार्ज साइज होल इन द ओजोन लेयर, ओजोन परत में एक बड़े आकार का छेद। थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत का पतला होना। स्मॉल होल्स स्कैटर्ड इन द ओजोन लेयर, ओजोन परत में बिखरे हुए छोटे छेद। थिकनिंग ऑफ ओजोन इन ओजोन लेयर, तो थिकनिंग का तो कट ही गया है, और ये भी बड़ा छेद नहीं है। असल में ओजोन परत पतली होती है, जहां पर ज्यादा पतली है उसी को ओजोन होल कह दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी जगह है जहां पर एक होल बना हुआ है, ठीक है, होल नहीं है, थिनिंग है। मान लीजिए इतनी थिकनेस थी, अब उसकी थिकनेस कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है, तो इस कम थिकनेस वाली जगह को ओजोन होल कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ व्हाट? एक्सेसिव यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अगर हमें कोई क्लियर कट ऑप्शन मिल जाए तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ मैन मेड कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, बिल्कुल ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम यूज करते हैं, CFC जिसको कहा जाता है, ये जो है रेफ्रिजरेटर और AC में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा डिओड्रेंट में भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एरोसोल्स में भी किए जाते हैं, ठीक है। एरोसोल्स के अंदर भी इसको यूज किया जाता है, डिओड्रेंट बनाने में भी, और फोम इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज किया जाता है। तो इतनी जगह AC में, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। तो ये फ्रीऑन गैसेस भी कहा जाता है इनको, CFC को फ्रीऑन गैसेस फ्रीजिंग एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। तो ये मैन मेड है, पहले नहीं थे। तो जैसे ही एटमोस्फेयर में रिलीज करते हैं, इनकी लाइफ टाइम बहुत ज्यादा है, लाइफ टाइम भी बहुत ज्यादा है और कैपेसिटी भी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू CO2 और या CH4 के कंपैरिजन में अगर देखें, ठीक है, इनके कंपैरिजन में देखें तो इनकी लाइफ टाइम बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से ये काफी समय तक एटमोस्फेयर के अंदर रहते हैं, खत्म नहीं होते, तो उतना ही ज्यादा डैमेज करते हैं। तो हमारा सही आंसर यही हो गया। अत्यधिक वनों की कटाई से ओजोन परत का नुकसान नहीं होता, उससे तो CO2 लेवल बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली ओरिजिनेटेड प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरनमेंट, कौन सी ऐसी इनमें से कौन सा पर्यावरण की हाल ही में उत्पन्न समस्या है? ओजोन लेयर डिप्लीशन, बिल्कुल ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है वो हाल ही में हुई है, पहले नहीं होती थी। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, ये भी हाल ही में है, क्योंकि मैन मेड फैक्टर इसमें दोनों ही प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करते हैं। जो पोल्यूशन हम करते हैं, जो गैसेज हम रिलीज एक्सेस कर रहे हैं, तो वे मैन मेड फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये तभी हुआ है जब ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है,
और भौतिकवादी संस्कृति आ गई है, हम कंज्यूमर बन गए हैं बहुत बड़े। तो उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। When we breathe in air, nitrogen also goes inside along with oxygen. What is the fate of this nitrogen? जब हम हवा में सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी अंदर चली जाती है। इस नाइट्रोजन का क्या भाग्य है? When we breathe in air, nitrogen also goes inside along with oxygen. What is the fate of this nitrogen? हम सभी जानते हैं कि जो हम एयर ब्रीथ करते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन होती है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद 21% ऑक्सीजन होती है। तो ऐसा क्या नाइट्रोजन हमारे शरीर के अंदर जाती है? नाइट्रोजन देखिए लगभग 78% फेफड़ों तक जाती है। हम नोज से सांस लेते हैं, नोज से वो फेफड़ों तक, लंग्स तक जाती है। ठीक है, तो वापस 78% ही वापस आ जाती है, तो कंज्यूम नहीं होती। ध्यान रखेंगे। इट मूव्स अलोंग विद ऑक्सीजन इनटू द सेल, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। इट कम्स आउट विद CO2 ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ये ठीक है, ये ठीक हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इट इज एब्जॉर्ब्ड ओनली बाय द नेजल सेल्स, गलत बात है। नेजल सेल्स कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं है, पहले लंग्स में एयर जाएगी उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। डायरेक्ट कंसंट्रेशन इज ऑलरेडी मोर इन सेल्स, सो इट इज नॉट एट ऑल एब्जॉर्ब्ड, ये तो बिना बात की बात होगी। तो हम बात करेंगे इस ऑप्शन पे, बी विल बी द राइट आंसर। चूज द करेक्ट सीक्वेंस, सही क्रम चुनना है। CO2 साइकिल की बात हो रही है, CO2 चक्र की बात हो रही है, कार्बन साइकिल की सॉरी बात हो रही है, कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र, उसका सही तरीका इन्होंने कहा कि कौन सा सीक्वेंस सबसे सही रहेगा। CO2 इन द एटमोस्फेयर बिल्कुल सही है। उसके बाद डीकंपोजर के पास चली जाएगी, ये तो कट ही गया, क्योंकि CO2 पहले प्रोड्यूसर के पास जाएगी। ठीक है, प्रोड्यूसर्स यानी कि जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है उनके पास जाएगी। CO2 इन एटमोस्फेयर, उसको कंज्यूम किया जाता है किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा, और ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में इसको कन्वर्ट किया जाता है। बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का जिक्र यहाँ पे हो रहा है, अभी तक तो ये ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब यही ऑर्गेनिक कार्बन हमने यूज कर लिया, तो ये फोटोसिंथेसिस तो प्रोड्यूसर की बात हो रही थी, अब कंज्यूमर्स की बात होगी। ठीक है, तो हमने इनको यूज कर लिया और इनको इनऑर्गेनिक कार्बन के रूप में सॉइल के अंदर जो है फेसिस के रूप में भेज दिया, या हमने एटमॉस्फेयर के अंदर O2 के रूप में भेज दिया फिर से। तो ये ऑप्शन हमें कुछ कुछ सही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम एक बार सारे ऑप्शन देखेंगे। इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स इन वाटर, ऑर्गेनिक कार्बन इन प्लांट्स, ऑर्गेनिक वाटर नहीं। ठीक है, ये बात की बात है। ऑर्गेनिक कार्बन इन एनिमल, सीधा एनिमल्स में भी नहीं होगा, तो बी हमारा सही आंसर हो गया। बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन क्या कहता है? जीव मंडल का इनमें से कौन सा जैविक घटक नहीं है? जैविक घटक कौन से होते हैं? तो बायोटिक, हमारे हमारे आसपास जो एनवायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, या एनवायरमेंट कहेंगे सही तो। ठीक है, एनवायरमेंट के अंदर आपको दो तरह के कंपोनेंट मिलके देखने को मिलते हैं, तो होते हैं बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है ए बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, जैविक और दूसरा है अजैविक। ऐसे कंपोनेंट जो हमें लिविंग बीइंग से मिलते हैं उनको बायोटिक कहते हैं, और ऐसे कंपोनेंट जो कि हमें नॉन लिविंग बीइंग से मिलते हैं, निर्जीव वस्तु से मिलते हैं, उनको एबायोटिक कहते हैं। अब ये कहते हैं कि इनमें से जैविक घटक कौन से किसके बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर इज नॉट कंस्टिट्यूटेड बाय बट, इनमें से कौन सा, सीधी सी बात है कि बायोटिक कंपोनेंट में काउंट होगा। प्रोड्यूसर्स जो खाना बनाते हैं, प्लांट्स, वो तो बायोटिक है, लिविंग है बिल्कुल। कंज्यूमर्स जो खाने को खाते हैं, एनिमल्स या ह्यूमन हमारे जैसे कंज्यूमर्स है, ये भी बायोटिक है, जिन लिविंग बींग्स है ये भी। उसके बाद डीकम्पोजर, जो हमने छोड़ दिया उसको खाने वाले हैं ये, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, तो ये भी है। एयर ही एबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, एयर हमें जीवन तो देती है, लेकिन अपने आप में एक जीवन नहीं है। ठीक है, अपने आप में कोई जीव नहीं है। ठीक है, तो ये एबायोटिक हो गया। एंड इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर यू वुड नॉट कॉज व्हाट, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट अगर बढ़ जाता है तो वो क्या नहीं करेगा? मोर हीट टू बी रिटेन्ड बाय द एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक, क्योंकि CO2 एक सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर करने वाली एक गैस है, ये कार्बन सॉरी ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ठीक है, तो ज्यादा CO2 बढ़ेगी तो ज्यादा लाइट को, हीट रेडिएशन को ट्रैप करने लगेगी। मान लीजिए CO2 एटमोस्फेयर के अंदर कुछ इतनी मात्रा में है, लेकिन उसकी अमाउंट बढ़ जाएगा तो ये जो रेडिएशन लैंड से जो लॉन्ग वेव लेंथ के रेडिएशन आते हैं, ये इनको ट्रैप करने लग जाएगी, तो ये तो ठीक हो गया। इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस प्लांट, बिल्कुल CO2 अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो माना जाता है कि फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाएगी। एक ही ऑप्शन दिया गया है कि अबंडेंस ऑफ डेजर्ट प्लांट, रेगिस्तानी पौधों की बहुतायत। ऐसा जरूरी नहीं है कि CO2 बढ़ने से रेगिस्तानी पौधों की बहुतायत हो जाए। ठीक है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन बाकी तीन ऑप्शन बात करें तो ठीक है। ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर मेनली बाय व्हाट, वायुमंडल में ऑक्सीजन मुख्य रूप से किसके द्वारा लुटाई जाती है? देखिए हम तो एनिमल है, हम तो नहीं लुटाते।
ठीक है, तो ये तो ऑप्शन में रहेगा नहीं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, और जब इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो सी के साथ CO2 बन जाती है, तो ये ऑक्सीजन नहीं असल में CO2 निकाल रही है, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट गया। रेस्पिरेशन में भी यही होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने यूज किया था C6H12O6 ग्लूकोज हमने जो बनाया था फोटोसिंथेसिस में पौधों ने बनाया था, उसको हमने कंज्यूम किया और ऑक्सीजन के साथ मिलकर फिर से CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी कट रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस राइट आंसर होगा। फोटोसिंथेसिस के द्वारा CO2 प्लस H2O को जोड़ के दो चीजें होती है, एक तो C6H12 ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसके साथ O2 रिलीज की जाती है, O2 हमें H2O से मिलती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है, ध्यान रखना। लाइट रिएक्शन के अंदर H2O की स्प्लिटिंग होती है जिसमें हाइड्रोजन बन जाता है और प्लस O2 रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका पार्ट है, तो हमारा सही आंसर हमें डी हो गया कि डी ही वो चीज है जो कि, सॉरी सी हो गया, सी ही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा O2 वापस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। ऑक्सीजन इज हार्मफुल फॉर व्हाट? ऑक्सीजन किसके लिए हार्मफुल है? देखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की अभी बात की थी थोड़ी देर पहले। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है क्योंकि ये बैक्टीरिया वर्क नहीं कर पाते ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सही आंसर हो गया, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। Pressure is associated with cloudy skies and wet weather, and this pressure is associated with clear and sunny sky. कितना, कौन सा कम वायु दाब? देखिए, कम वायु दाब जब होता है तो वो कम वायु दाब की वजह से क्या होता है कि हवा यहाँ पर गर्मी हो गई सरफेस पे और हवा ऊपर की तरफ उठ रही है। ये हो गया, मान लीजिए किसी अर्थ के किसी प्लेस पर बहुत गर्मी हो गई तो हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ रही है, इसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर हवा नीचे नहीं बैठ रही है, प्रेशर नहीं रिलीज कर रही है हमारे ऊपर। तो यहाँ पर जब हवा ऊपर उठेगी तो अपने साथ जलवाष्प लेके जाएगी, तो यहाँ पर बादल बनाएगी और साथ ही साथ गीला मौसम होगा यानी कि वेट वेदर होगा। कम वाला किस में है? इसमें है और इसमें है, बाकी को काट लेते हैं। फिर है एंड हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सन स्काई। बिल्कुल, अगर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर का मतलब है हवा नीचे की तरफ बैठ रही है, नीचे की तरफ बैठ रही है तो हवा बादल बनेंगे नहीं तो क्लियर स्काई होगा। तो लो एंड हाई किस में दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव ए डैश ट्रेल बिहाइंड देम। आसमान में उड़ते हुए जेट विमान अपने पीछे एक निशान छोड़ देते हैं, वो काले रंग का होता है या नीले का या सफेद का या ग्रे कलर का, तो व्हाइट टेल छोड़ देते हैं। ऐसा किस लिए होता है कि जो जेट विमान होते हैं वो हायर स्काई में, आप सभी जानते हैं कि हाई स्काई में जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर लो हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से एकदम से जब वो हॉट वेपर्स के रूप में ईंधन की जो गैस निकलती है, जो बर्निंग के बाद जो धुआं निकलता है, वो एकदम से देखें तो लेस टेम्परेचर में एक्सपोज होंगे तो उनका कंडेंसेशन हो जाता है। इस कंडेंसेशन यानी कि संघनन की वजह से वो बादल के रूप में एक पूंछ सी बनती दिखती है। जेट प्लेन आपको पता है ना कौन से एटमोस्फेरिक लेयर के अंदर इसको उड़ाया जाता है, जो इसके लिए बहुत ज्यादा आइडियल कंडीशन देते हैं। एटमोस्फेयर, अगर अर्थ की सरफेस से चलेंगे आप तो अर्थ के सरफेस से पहली लेयर जो होती है वो ट्रोपोस्फेयर होती है। इसके अंदर मौसम संबंधी ज्यादातर चीजें होती है, घटनाएं होती हैं, तो यहाँ पर बादल, बिजली, कड़कना सब कुछ होता है, तो यहाँ पर ही आइडियल कंडीशन नहीं है। इसके ऊपर दूसरी लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे समताप मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर जेट प्लेन जो है उड़ाने के लिए सबसे आइडियल कंडीशन होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। तो आपको कैसी लगी ये क्लास जरूर हमें कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और रेगुलर हो जाइए। ठीक है, आप रेगुलर होंगे, ठीक है, तो और आपके लिए क्लासेस जो है क्वालिटी क्लासेस लेके आएंगे। ठीक है, तो आप सभी की प्रेजेंस भी हमारा भी मनोबल बढ़ाती है, तो आप रेगुलर रहिए, क्वालिटी क्लासेस आपकी आएंगी और ज्यादा कंटेंट के साथ आएंगी। रेगुलर एक बार हम हो जाएं उसके बाद आप सबके लिए जो है वो बहुत सारी चीजें हम लेके आएंगे। तो आपका दिन शुभ हो, आप बहुत खुश रहें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। जय हिंद, जय भारत, खूब मेहनत कीजिए, खुश रहिए।